हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज से हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1 बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोला है? स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर। मतलब कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देना है कि भाई यहाँ पे कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ना। बाइफरकेट करके देना है, बस इतना ही करना है। चलिए तो देखते जाते हैं वन बाय वन। तो पहले हेडिंग लगा देते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरा स्केलर, दोनों कैटेगरी में उसको बाइफरकेट करते जाते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड दूसरी कैटेगरी हमारी स्केलर क्वांटिटी। चलिए बाइफरकेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। पहला है वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? तो भैया वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होती है ना। चलो नेक्स्ट, मास स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड, स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोले है, स्पीड बोले है ना। तो स्पीड क्या होती है? यस, वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा नेक्स्ट, एक्सीलरेशन वेक्टर होती है। नेक्स्ट, डेंसिटी। भैया डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और मास खुद वेक्टर है नहीं, स्केलर है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर है, तो स्केलर डिवाइड बाय स्केलर क्या होगा? स्केलर ही होगा ना। तो डेंसिटी जो भी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो भी स्केलर है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑब्वियसली वेक्टर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम होती है। जो भी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, पहले तो फ्रीक्वेंसी समझो, फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम। दोनों साइड पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो भैया ये हो जाएगी 2 पाई बाई टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ, तो ये हो गई 2 पाई बाई टी। अभी 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, टी का डायमेंशन होता है, लेकिन ये टी जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 पाई एफ भी क्या होगी? स्केलर होगी ना। 2 पाई तो कांस्टेंट है, और टी का डायमेंशन, टी का डायमेंशन देखे तो सेकंड, टी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इसकी वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी स्केलर क्वांटिटी है। सो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली वेक्टर है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, भाई एंगुलर वेलोसिटी जो भी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी हम देख चुके हैं, ओमेगा इज टू थीटा बाई टी। अब ये जो है ना थीटा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सर्कल में काटा जाना डिस्प्लेसमेंट, सर्कल सर्कल में काटा जाने वाला डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस, इसमें ध्यान से देखना, आप सर्कल दो डायरेक्शन में काट सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, है ना। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो भी है, थीटा जो भी है, वो दो डायरेक्शन में काटा जा सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। मतलब कि यहाँ पे जो थीटा है ना, वो थीटा भाई यहाँ पे डायरेक्शनल मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर थीटा वेक्टर है तो ऑब्वियसली ओमेगा भी क्या होगा? वेक्टर होगा, है ना। और वैसे भी एंगुलर वेलोसिटी बोला है ना, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है। हो गया बाइफर्केशन।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 4.2, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। ओके, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटी। ओके, दो स्केलर क्वांटिटी ये वाले लिस्ट में से आपको आइडेंटिफाई करके निकालनी है। यहां से दो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करके निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। कौन सी निकालने को बोला है? स्केलर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करके निकालते हैं। फोर्स डायरेक्शनल वेक्टर होता है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क वेक्टर नहीं है, वर्क वेक्टर नहीं है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पूरा। वर्क एनर्जी पावर नहीं, फोर्स के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर आएगा। अभी के लिए समझ लो वर्क वेक्टर नहीं है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। वेक्टर में दो प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर आंसर देता है, वर्क होता है एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी वेक्टर। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो स्केलर आंसर देता है, तो इसीलिए ये वर्क जो भी है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चलो आइडेंटिफाई कर लिए वर्क। उसके बाद करंट, जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात है, और इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर हम ले सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो भी है ना, वो जब भी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है ना, तब स्केलर क्वांटिटी की तरफ बिहेव करता है, और जब भी फ्लो होना होता है ना, तब किसी भी एक नेटवर्क में एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, मतलब कि तब वो स्केलर को भी फॉलो कर लेता है, सॉरी वेक्टर को भी फॉलो करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पूरे सर्किट में एक ही डायरेक्शन होती है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं घूमता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास स्केलर के भी प्रॉपर्टी है, वेक्टर की भी, उसको टेंसर बोला जाता है। तो आइडियली देखने तो ये जो करंट है ना, वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में देखने जाए तो वो स्केलर है, इसीलिए मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो दो ही निकालनी थी, तो ये निकल चुके। इसके अलावा ये लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम खुद एक वेक्टर है, तो लीनियर हो ये एंगुलर हो वेक्टर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, वो भी वेक्टर है। रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी आई ना, वो वेक्टर होती है। ठीक है, तो यहां से बस ये दो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी जो आपको निकालने को बोला है कि आइडेंटिफाई करके दो स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करके निकाल लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.3, पिक आउट दी ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन दी फॉलोइंग लिस्ट। मतलब कि ये वाले लिस्ट में से आपको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, वेक्टर निकालनी है। टेम्परेचर स्केलर होता है, प्रेशर स्केलर होता है, इंपल्स, भैया इंपल्स एक वन काइंड ऑफ फोर्स है। इंपल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लगने वाला तगड़ा फोर्स, उसको बोला जाता है इंपल्स। फोर्स आया ना, ये एक वन काइंड ऑफ फोर्स है, और फोर्स स्केलर होता है। सॉरी, गलत बोल रहा हूं आज मैं, क्या हो रहा है पता नहीं। फोर्स एक वेक्टर होता है, तो ये इंपल्स भी क्या होगा? वेक्टर होगा। इंपल्स भी क्या होगा? वेक्टर होगा। एक सीधी भाषा में बताओ ये इंपल्स क्या होता है। अच्छा बच्चों, किसी फील्डर ने बॉल डाला, वो जो बैट्समैन है इसने बॉल को हिट किया, तो जरा सोचो कि बैट ने बॉल को हिट किया, तब बॉल बैट के साथ कितने टाइम के लिए संपर्क में था? क्या 1 घंटे के लिए? नहीं। 1 मिनट के लिए? नहीं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए? हाँ, छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन जरा सोचो ना, जब भी वो बैट्समैन अपनी बैट घुमा के बॉल को हिट करता है, तो सोचो वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बॉल के साथ कांटेक्ट में आती है बैट, लेकिन वो कांटेक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरी उसकी डायरेक्शन बॉल की बदल जाती है। कई बार तो छक्का भी लग जाता है ना, है ना, होता है ना। मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लगने वाला तगड़ा फोर्स होता है वो, उसी को तो इंपल्स बोला जाता है। उसी को तो इंपल्स। एक फुटबॉल रखा है, आपने हल्के से नहीं, जोर से किक लगाई, तो किक लगाई तब आपका पैर का बॉल के साथ संपर्क कितने घंटे के लिए हुआ? अरे घंटा नहीं सर, मिनट भी नहीं होती, सेकंड भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होती, छोटे टाइम के लिए। लेकिन सोचो ना, आपने जब भी किक लगाई उसके बाद वो फुटबॉल की हालत क्या हुई? दूर जाके गिरा, एकदम दूर जाके गिरा। गिरा कि नहीं गिरा? दूर जाके गिरा। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए तगड़ा फोर्स लगा दिया, उसी को इंपल्स बोला जाता है ना।
तो इंपल्स वेक्टर है। बस एक ही निकालनी थी, नहीं एक ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है, देखते जाओ। टाइम स्केलर है, पावर स्केलर है, टोटल पाथ लेंथ स्केलर है, एनर्जी वर्क एनर्जी दोनों सिमिलर है, वर्क एनर्जी दोनों स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जिसे बोला है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो भी स्केलर होती है। एंड चार्ज, चार्ज भी एक स्केलर होता है। जैसे मास स्केलर है उसी तरह से चार्ज भी स्केलर है। चार्ज एंड मास बोथ आर दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो वो भी क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो मतलब कि यहां पे एक ही ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर के फॉर्म में देख सकते हैं हम इसको, मतलब कि वो वेक्टर है। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.4, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल और नॉट। और आपको रीजन भी देना है। वैसे हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा आंसर वगैरह पूरा लिख लिया है, यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो हम उसी को देखते जाएंगे। पहला क्या पूछा है, एडिंग एनी टू स्केलर, क्या इसका कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो यहाँ पे दिया गया है, क्या उसका कोई मीनिंग निकलता है, मतलब कि वो मीनिंगफुल है कि नहीं, मतलब कि किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर दो, क्या उसका कोई मीनिंग निकलता है। जरा ध्यान से सुनना, किसी भी, इसका मतलब क्या होता है पता है, एडिंग एनी टू स्केलर, एनी टू का मतलब क्या, कोई भी दो स्केलर को आप ऐड कर दो। मतलब कि मेरे पास मान लो कि टाइम वो भी एक स्केलर है, एंड मास वो भी एक स्केलर है। मान लो मेरे पास 5 kg मास है और मेरे पास 5 सेकंड है। अभी ये बोलता है कि भाई एडिंग एनी टू स्केलर, मतलब कि मैं मास को टाइम के साथ ऐड कर सकता हूं क्या, सोचो, सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ, क्या मास को टाइम के साथ ऐड कर सकते, नहीं कर सकते भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। एनी टू स्केलर क्वांटिटी ये थोड़ी ना है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है भाई, m प्लस टी, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ये बोल रहा है कि मास को टाइम के साथ ऐड कर दो, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों के डायमेंशन अलग है। चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं हम लोग, दोनों के डायमेंशन अलग है। दो अलग डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी कभी भी एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकती है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि ये मीनिंगलेस है, मतलब कि यार यहां पे आंसर देना पड़ेगा हमें नो, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि भाई ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम क्या आंसर देंगे, नो। कोई भी दो, एनी टू का मतलब होता है कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी का सीधा एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। एडिशन ऑफ टू स्केलर इज ओनली पॉसिबल इफ देयर डायमेंशंस आर सेम, मतलब कि लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करो, टाइम को टाइम के साथ ऐड करो, मास को मास के साथ ऐड करो, तो ही ये एडिशन परफॉर्म हो सकता है। क्लियर हुआ। तो इसका रीजन भी हमने दे दिया, एडिंग ऑफ टू स्केलर इज ओनली पॉसिबल इफ देयर डायमेंशंस आर सेम। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, क्या बोला है, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। क्या किसी स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड किया जा सकता है क्या, जैसे कि मैं बोलूं कि स्पीड को ऐड करो वेलोसिटी से, क्या ये पॉसिबल है। अरे भैया वेक्टर का एडिशन वेक्टर के साथ ही हो सकता है, स्केलर के साथ नहीं हो सकते, भले दोनों के डायमेंशन सेम हो, लेकिन भाई एक वेक्टर है एक स्केलर है, तो दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है। तो ये सेंटेंस भी मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है। तो इसके लिए आंसर हमने क्या दिया, नो, वेक्टर कैन नॉट बी एडेड विथ ए स्केलर। ये बात तो सही है ना, यस और नो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत था। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। क्या ये पॉसिबल है कि किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जी हां ये पॉसिबल है। और हम देख भी चुके हैं किसी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किसी लेमड़ा के साथ, और वो लेमड़ा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या, वो एक स्केलर की क्वांटिटी हुई ना। तो भैया किसी भी वेक्टर को मैं लेमड़ा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेट्स से कि वी डैश वेक्टर बना लेमड़ा v से, तो ये हम देख चुके हैं, ये हो सकता है। मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है जो 2ik प्लस 3j है, मान लो कि मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 3 से, तो क्या मैं इसका ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, जी हां है। तीन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 टाइम्स i और 3 3 9 टाइम्स j। तो भाई हमने क्या किया, किसी वेक्टर का किसी स्केलर, 3 क्या है, स्केलर है यहाँ पे, तो किसी वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, तो इसका कुछ मीनिंग बनता है, मतलब कि यस इट इज मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि मीनिंगफुल सेंटेंस। यस, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी विद वेक्टर इज पॉसिबल व्हेन इट इज डन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंक्रीजेस बाय वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी। हमने ये देखा 3 को मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 3 टाइम्स हो गया सभी का,
एक्स कंपोनेंट का भी वाई कंपोनेंट का भी। जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पे एसिलरेशन वेक्टर है लेकिन मास स्केलर है, तो हम मास को एसिलरेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दिया है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको लिखना है, आपको तो लिखना है, ठीक है। देखते जाते हो उसके साथ साथ लिखते भी जाना है। डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, क्या किसी दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्केलर का मल्टीप्लीकेशन चाहे डायमेंशन सेम हो या नहीं हो, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना। तो इसीलिए ये सेंटेंस मीनिंगफुल है। यस, रिजल्टेंट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि पावर की बात करें तो पावर क्या, सॉरी वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। पावर भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके क्या मिलता है? हमें वर्क मिलता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला है? ई, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। भाई क्या कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पास एक एक्सेलरेशन का वेक्टर है, लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप, और मेरे पास एक वेलोसिटी का वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप। क्या मैं वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ ऐड कर सकता हूं? नहीं, बोलो ना, कर सकता हूं। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, दोनों के डायमेंशन सेम है। भाई फिजिक्स में चाहे वो वेक्टर हो या स्केलर हो, अगर एडिशन परफॉर्म करना है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर और स्केलर से पहले वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये मत भूलो, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो उनका एडिशन तभी परफॉर्म हो सकता है जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो ये सेंटेंस जो भी है वो मीनिंगलेस है, ये गलत सेंटेंस है ना। इसलिए हम आंसर देंगे नो, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। वेक्टर्स ऑफ एनी डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड फॉर एडिशन, their dimensions must be same। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो आखिरी सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस क्या दिया गया है? एफ, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। क्या ये पॉसिबल है कि किसी वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट, चाहे एक्स कंपोनेंट ले लो, उसको वही वेक्टर के साथ ऐड कर दो? जैसे कि मेरे पास एक वेलोसिटी है, मान लो कि मैंने उसको लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। मुझे ऐसी इच्छा है कि इसका जो x कंपोनेंट है इसको मैं यही वेक्टर के साथ ऐड कर दे, मतलब कि ये v वेक्टर प्लस उसका x कंपोनेंट, मतलब कि 2i कैप। क्या ये एडिशन परफॉर्म हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये होगा क्या? ऐसा कुछ, i वाला कंपोनेंट i के साथ ऐड होके हो जाएगा 4 टाइम्स i कैप प्लस 3j कैप। तो ये एडिशन तो हो पाया, तो बात सही है। जी हाँ, ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, ये सेंटेंस मीनिंगफुल है। तो यस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन ओनली बी एडेड इन दैट वेक्टर बिकॉज डायमेंशन मस्ट बी सेम। बात सही है। वेलोसिटी कंपोनेंट कैन बी एडेड टू वेलोसिटी वेक्टर। बात सही है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन था 4.4। आइए आगे बढ़ते हैं 4.5 की ओर। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं वो सच है, मतलब कि ट्रू है या फॉल्स है, वो आइडेंटिफाई करना है, रीजन भी देते जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। बात तो सही है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है, और वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। स्टेटमेंट सही है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज नंबर। मैग्नीट्यूड निकालते हो तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिलती है, सिर्फ वैल्यू मिलती है, इसीलिए वो स्केलर कहलाती है ना। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट सही है। बी, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। ईच कंपोनेंट, भाई किसी वेक्टर का कंपोनेंट तो वेक्टर होता है ना। मैंने बोला एक वेलोसिटी है v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। यहां पे ये जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट। भाई ये कंपोनेंट खुद एक वेक्टर है, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट है ऐसा दिखा रहा है, तो डायरेक्शन आई ना, x डायरेक्शन का कंपोनेंट, मतलब कि वेक्टर का कंपोनेंट तो वेक्टर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम लिखे नो, एवरी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। क्लियर है? तीसरा सेंटेंस पढ़ो, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। क्या हमेशा टोटल पाथ लेंथ वो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर के बराबर ही होता है? हमने देखा था कि पाथ लेंथ सबसे पॉसिबल लॉन्गेस्ट पाथ होता है। अगर मैं बोलूं कि पाथ लेंथ
और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बीच में डिफरेंस क्या रिलेशन है, तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों मैग्नीट्यूड लिए, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, लेकिन हमें इतना पता है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो, यह गलत है। ऐसा एक केस ले लो जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो ए और बी के बीच में सीधा डिस्टेंस काट रहा हो, सीधा डिस्टेंस काट रहा हो, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा ना वही यहां पे पाथ लेंथ, मतलब कि वही यहां पे डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो ऐसे एक केस में ये पॉसिबल है कि दोनों इक्वल होते हैं, बाकी हर एक टाइम पे इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके बीच का जो रिलेशन है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला है। मतलब कि कोई एक केस के लिए इक्वल टू होगा, बाकी सारे केस में ग्रेटर देन आएगा, इसीलिए हम यहां पे ये सेंटेंस को क्या लिखेंगे, गलत, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन, है ना। क्लियर हुआ, ये रीजन भी दे दिया। चलो आगे बढ़ो। डी, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, मतलब कि डिफाइंड एज ए टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट पाथ, इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। बात तो सही है, बात तो सही है। एवरेज स्पीड वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती है, क्योंकि पाथ लेंथ हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है ना। डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिवाइड बाय टाइम कर दो दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड एवीजी, एवरेज स्पीड, और ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। तो आई ना रिलेशन, यही है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एंड द लास्ट वन, लास्ट सेंटेंस क्या बोले है देखो, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। बात तो सही है, 3 वेक्टर है जो एक ही प्लेन के अंदर नहीं है, तो ऐसे 3 वेक्टर को ऐड करने से क्या नल वेक्टर मिलता है, नहीं मिलता है। बात तो सही है, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर, मतलब कि नल वेक्टर चाहिए तो उसके लिए मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एक वेक्टर जो भी है वो x कंपोनेंट का, मतलब कि x डायरेक्शन का है, मान लो कि ये है 2i के, मेरे पास एक वेक्टर है जो 3j कैप है, मेरे पास एक और वेक्टर है जो 5k कैप है, तीनों अलग अलग प्लेन में, ये x प्लेन में, ये y प्लेन में, ये z प्लेन में। अभी आप चाहो इतना मर्जी इसको ऐड करके देख लो, कभी भी वो नल वेक्टर नहीं बनेंगे। नल वेक्टर मतलब कि उनका एडिशन 0 होना चाहिए, कभी भी ये नहीं हो पाएगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप मिलेगा। तो नल वेक्टर पॉसिबल नहीं है। नल वेक्टर लाने के लिए वो तीनों ना एक ही प्लेन के अंदर होने जरूरी है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो लास्ट स्टेटमेंट इज यस, करेक्ट। इफ 3 वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर देन देयर एडिशन कैन नॉट बी 0। एडिशन कैन ओनली बी 0 इफ सेम मैग्नीट्यूड आर एडेड विद द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये बात सही है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6 की ओर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। चलो, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। यहां पे दो चीजें बोली, या तो ज्योमेट्रिकली प्रूव करो या फिर कोई और मेथड से इसको प्रूव करो। हम अदर मेथड का यूज करेंगे, मतलब कि एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्वेश्चन ए का आंसर देते हैं। ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। यहां पे बोला है a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो आपको LHS एंड LHS के बीच में या तो लेस देन या तो इक्वालिटी आएगी, ऐसा कुछ प्रूव करना है। मतलब कि क्या ये स्टेटमेंट यहां पे बोला है ना, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। या तो ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके आप आगे बढ़ो, या फिर कोई और मेथड का यूज करो, या फिर कोई एग्जांपल लेके, अदरवाइज का मतलब एग्जांपल लेके आप इसको प्रूव करो। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे, ये इनइक्वालिटी को एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसमें एक और क्वेश्चन भी बोला है, व्हेन डज द इक्वालिटी साइन अबव अप्लाई। मतलब कि यहां पे लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जिसके लिए ये इक्वल होगा, ये LHS इक्वल टू RHS होगा, बाकी सारे केस में क्या होगा, LHS इज लेस देन RHS होगा। अगर पहले
पहली इनइक्वालिटी की बात करें तो, ठीक है। तो उसको एग्जांपल से देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहला प्रूफ लेस देन वाली कंडीशन का देते हैं कि a प्लस बी इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड b। ध्यान से देखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे क्या लेता हूं, लेट्स से मेरे पास ये a वेक्टर जो भी है, ए वेक्टर, अभी इसको मैं वेक्टर नहीं लिखूंगा, यहां पे तो क्या है कि बोल्ड अल्फाबेट से लिखा है, मैं यहां पे बोल्ड अल्फाबेट से नहीं दिखा सकता, तो एक काम करता हूं, मैं इसको वेक्टर लिखता हूं, ठीक है। तो ये ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने ए वेक्टर अज्यूम कर लिया है 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया है i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। चलिए अभी एलएचएस देखते हैं, इसका एलएचएस क्या आएगा। तो देखो इसका एलएचएस क्या निकला, एलएचएस मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए तो पहले तो ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन करो, वह एडिशन आई का आई के साथ एडिशन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब कि 3, तो ये आएगा 3i कैप प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा 5, तो ये हो जाएगा 5j कैप, है ना। अभी इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि क्या, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर यहां पे क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर निकलेगा 9 एंड 5 का स्क्वायर निकलेगा 25, तो यहां पे 25 प्लस 9 हो जाएंगे 34, तो ये आएगा अंडर रूट 34। हम पॉइंट में अच्छे से लिखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां पे कैल्सी का इस्तेमाल करूंगा। तो भैया यहां पे वैसे तो आंसर आएगा 5.8 से ऊपर का, लेकिन फिर भी हम कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि यहां पे हमें एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है, पॉइंट में। तो अंडर रूट यहां पे है 34 और उसका आंसर है 5.8309, 5.8309। चलो इसको 83 लिखते हैं, 5.83, ये हमारा एलएचएस आया, ठीक है, ये हमारा एलएचएस आया। चलिए यहीं पे आरएचएस भी देख लेते हैं। सो भैया आरएचएस क्या निकलेगा यहां पे, तो आरएचएस में क्या बोला है, आरएचएस में बोला है यहां पे अंडर रूट ए, सॉरी अंडर रूट बोल गया, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। मैं यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट में नहीं लिख सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूं वेक्टर को आइडेंटिफाई करवाने के लिए। चलिए इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप, i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। चलो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, तो अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखूं मैं, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा ये अंडर रूट 8, और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 एंड ये 1, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, ठीक है। चलो अंडर रूट 8 निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट 8 क्या आएगा हमारे पास, चलो कैल्सी में जाते हैं, अंडर रूट 8 निकालते हैं, तो अंडर रूट 8 आया हमारे पास ये 2.83 प्लस अंडर रूट 10 कितना होगा, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 हम निकालते हैं, अंडर रूट 10 हमारे पास आएगा 3.16, तो ये आया हमारे पास 3.16। अच्छा अभी 3.16 को ऐड करना है 2.83 से, तो 2.83 प्लस 3.16, तो ये आया हमारे पास 5.99, ये कितना आया 5.99, है ना, तो ये आया हमारे पास 5.99। तो देखो हमारे पास आरएचएस जो भी है वो क्या आया 5.99 और एलएचएस क्या आया 5.83। तो देखो बच्चों यहां पे क्लियरली विजिबल है कि एलएचएस इज लेस देन आरएचएस, ये वाले केस में एलएचएस इज लेस देन आरएचएस, है ना। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, एलएचएस वाली कंडीशन, पहले एलएचएस वाली कंडीशन लिए, सॉरी लेस देन वाली कंडीशन लिए, तो यही तो प्रूव करना था कि एलएचएस इज लेस देन आरएचएस, जो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अभी इक्वालिटी कब आती है वो भी देख लेते हैं। तो इक्वालिटी के लिए अभी केस नंबर 2 के पास जाते हैं, इसको थोड़ा पार्टीशन वगैरह कर देते हैं ताकि आपको समझने में देखने में आसानी रहे। ओके
ओके, गलत जगह पे ड्रॉ कर दिए है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे शिफ्ट कर लिए इसको, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी केस नंबर टू में हम इक्वालिटी देखने वाले हैं। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के लिए मैं यहां पे अलग एग्जांपल लूंगा। ये है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। ठीक है, चलो तो उसके लिए अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप ले रहा हूं, एंड बी वेक्टर में यहां पे ले रहा हूं 3i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, चलो अभी देखते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे LHS क्या मिलेगा हमें? LHS हमें बोल रहा है कि भाई क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? 3 प्लस 2 हो जाएगा 5i कैप, और j का कंपोनेंट j के साथ ऐड होगा तो वो भी हो जाएगा 5j कैप। ठीक है, अभी इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा हमारे पास? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 मतलब कि अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 पॉइंट में कितने निकलेंगे वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना पॉइंट में। तो चलिए कैलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अंडर रूट 50 कितना होगा? अंडर रूट 50 होगा 7.07, तो ये आएगा 7.07, है ना। तो ये हो गया हमारे पास LHS। उसी तरह से RHS भी देख लेते हैं। भैया RHS क्या होगा? तो RHS में क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, चलो इसका डायरेक्ट लिखते हैं अभी मैग्नीट्यूड। अभी समझ में आ चुका है, डायरेक्ट लिखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से ए का मैग्नीट्यूड, ए को देखो तो ए होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, और ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अंडर रूट 8 एंड अंडर रूट 18, चलिए देखते हैं। अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 18 करते हैं तो बच्चों यहां पे भी हमारे पास आंसर क्या आया? 7.07 ही आया। तो ध्यान से देखोगे तो ये भी आएगा 7.07, मतलब कि यहां पे आप ध्यान से देखोगे, गौर करोगे तो यहां पे LHS इक्वल्स टू RHS हुआ। यस, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अभी इसको सेंटेंस में मुझे लिखना है कि भाई ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया कि भाई यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आया। तो बच्चों ये जो वेक्टर मैंने लिए है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कोलिनियर वेक्टर है। वो कैसे है? कोलिनियर वेक्टर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज पॉसिबल ओनली फॉर कोलिनियर वेक्टर। इट इज पॉसिबल ओनली फॉर कोलिनियर वेक्टर, सॉरी, कोलिनियर वेक्टर। अब ये कोलिनियर क्या होता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं अगर 2i के प्लस 2j के को ड्रॉ करूं या 3i के प्लस 3j के को ड्रॉ करूं तो वो क्या आएगा? देखो मान लो कि ये 2 एंड ये 2, तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट जो भी होगा वो 2,2 होगा। उसी तरह से अगर आप 3,3 को ड्रॉ करोगे तो 3,3 भी वही लाइन के ऊपर आएगा, ये पॉइंट बनेगा 3,3। उसी तरीके से भाई आप पे जाओगे तो 4,4, आगे जाते जाओगे 5,5, आगे जाते जाओगे 6,6। तो ये जो है ना 1,1, 2,2, 3, ये सारे वेक्टर ना एक ही डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, 2i कैप 2j कैप यही डायरेक्शन में, 3i कैप 3j कैप वही डायरेक्शन में, 4i कैप 4j कैप यही डायरेक्शन में। तो सारे ये जो भी है एक ही लाइन में बिलोंग कर रहा है। ऐसे वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर। और ऐसे वेक्टर को जब भी ऐड करोगे ना तब उसके लिए ये वाला रिलेशन, इक्वालिटी, तब उसके लिए सही रहेगी, है ना, तब इक्वालिटी काम करेगी। बाकी सारे केस में क्या होगा? लेस देन आएगी। ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर के लिए ये सही है। क्लियर है? चलिए तो पार्टीशन वगैरह कर देते हैं यहां से और नेक्स्ट रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी में क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा यहां पे। चलिए बी, अभी बी में कौन सा रिजल्ट दिया है? बी के अंदर पहले तो ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन दी है। ओके, सो ये है मॉड ए प्लस बी
ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। अच्छा ठीक है, चलो इसमें पहले ग्रेटर देन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरे लिए बोल्ड फॉन्ट में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। तो मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स, पहले ग्रेटर देन देखते हैं। तो ये होगा मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, चलो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं। मान लो कि मैंने यहां पे ए वेक्टर अज्यूम किया है 2i कैप प्लस 2j कैप, एंड बी वेक्टर मैंने यहां पे अज्यूम किया है लेट से i कैप प्लस 2j कैप, i कैप पर प्लस 2j कैप नहीं 3j कैप, मान लो i कैप प्लस 3j कैप। तो ऐसे केस में पहले तो LHS देखते हैं। LHS क्या होगा, तो देखो LHS है मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ये पहले तो प्लस करके दो मुझे i का i के साथ एडिशन, तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3i कैप। और बी वेक्टर को देखो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5j कैप, है ना। और तेरी ऑटो सेव में चला गया। ठीक है, तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना निकलेगा ये, सो अंडर रूट में ये निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, और 25 प्लस 9 होता है 34, तो ये निकल के आएगा अंडर रूट 34। और अंडर रूट 34 कितना होता है 5.83, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, तो ये होगा 5.83। तो ये आई हमारे पास LHS की वैल्यू। उसी तरीके से RHS की वैल्यू भी निकालते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालते हैं। राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोला है। ठीक है, तो चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे मॉड में अंडर रूट में ए का मैग्नीट्यूड कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, माइनस बी का मैग्नीट्यूड मतलब कि अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। चलो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और ये 1 10। सो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 10, चलिए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 10, तो हमारे पास कैल्सी में जाते हैं हम लोग, कैल्सी में चले गए। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 10, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी मॉड में, आप समझ सकते हो, मॉड में पहले लिखते हैं माइनस 0.33, और जैसे मॉड के बाहर निकलेगी तो ये आ जाएगी 0.33। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि LHS की वैल्यू जो भी है वो RHS से ग्रेटर देन है ना। तो यहां पे हमने ये प्रूव कर दिया कि भैया LHS इज ग्रेटर देन RHS, है ना। तो यही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था ना, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो ये बना इसका केस नंबर 1। अभी उसी का केस नंबर 2 लेते हैं, उसी का केस नंबर 2 लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उसी का केस नंबर 2, लेकिन उसके लिए पार्टीशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है पार्टीशन करने से। ठीक है, चलो तो ये पार्टीशन कर दिए, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ यहाँ पे, तो केस नंबर 2 को अभी सॉल्व करते हैं। अभी हमें क्या इक्वालिटी लानी है यहाँ पे, तो उसी के लिए मैंने क्या बोला था, एक कंडीशन के लिए इक्वालिटी आएगी, बाकी सारी कंडीशन में ग्रेटर देन ही आएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी लानी है, मतलब कि हमें एक्चुअल में प्रूव करना है भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर, है ना। अभी इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं ए वेक्टर यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से 2i कैप प्लस 2j कैप, एंड बी वेक्टर में यहां पे ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, है ना। तो मैं ए वेक्टर ले रहा हूं 2i कैप टू, एक काम करें, थोड़ा वैल्यू बड़ी करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 1 नहीं रखते, वैल्यू बड़ी कर देते हैं। तो ये मान लो कि मेरे पास है 3i कैप प्लस 3j कैप,
और ये है मेरे पास -2i कैप -2j कैप, है ना। चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं इसके साथ क्या होता है और हमें आंसर क्या मिलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसके लिए मैं पहले तो LHS को सॉल्व करता हूं, तो लेट्स टेक LHS। तो LHS क्या है, तो भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये तो सब्ट्रैक्शन है ना, तो 3 में से 2 निकल जावे, भले यहाँ पे बीच में एडिशन है लेकिन ये साइन माइनस है, ये साइन माइनस है, माइनस की वजह से सब्ट्रैक्शन होगा। भले बीच में प्लस है लेकिन बी वेक्टर नेगेटिव है तो बीच में माइनस आ जाएगा, 3 - 2 हो जाएंगे आई कैप, और ये 3 - 2 हो जाएंगे वो भी जे कैप, है ना। तो ये आई कैप प्लस जे कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2, और हमें पता है कि √2 कितना होता है, 1.42 के बराबर। तो ये आई LHS की वैल्यू। उसी तरह से RHS को देखते हैं, तो भैया RHS क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस अंडर रूट में, ध्यान से देखियो, -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, एंड -2 का भी स्क्वायर हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4, है ना। चलो तो ये कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा √18, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 + 4 √8। अच्छा, √18 माइनस √8, चलिए कैल्सी के पास जाते हैं। अच्छा, कैल्सी क्या बोलता है, √18 माइनस √8। ठीक है, तो आंसर आया 1.42, तो ये भी आंसर क्या आया, 1.42। और बाप रे, बहुत ही बढ़िया, 1.42। तो भैया ये भी क्या बोल रहा है भाई, LHS इक्वल्स टू RHS हुआ, है ना। LHS इक्वल टू RHS हुआ, तो ये वाले केस में LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, है ना। तो अभी ध्यान से देखो, मुझे कैसे पता चला कि मुझे यही वेक्टर करना है, तब मुझे आंसर सही मिलेगा। तो देखो, ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, क्या ये दोनों, अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होती तो क्या ये दोनों कोलीनियर होते हैं, हाँ जी। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने क्या किया, बस किसी वेक्टर को उसी के अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर से ऐड कर दिया। इसको क्या बोला जाता है, किसी एक वेक्टर को उसके अपोजिट साइन वाले वेक्टर से ऐड करना। ध्यान से देखोगे तो 3i कैप 3j कैप ये डायरेक्शन में होगा, तो -2i कैप -2j कैप उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब भी आप किसी वेक्टर को उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर से ऐड करते हो, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा, वेन एवर it is possible only for when two vectors which are having the opposite direction are added, at that time this result is possible. So यहां पे मैं लिखूंगा, it is possible only for two opposite direction वाले vector, it is possible only for those two vectors which are in opposite direction, opposite direction, है ना। चलो, तो ये दो तो हमने सॉल्व कर लिए, अभी तीसरा सी के पास जाते हैं। सी क्या है, मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। चलिए उसको भी देखते हैं सी। वैसे आइडियली एक बात बताऊं तो ये आप ही को सॉल्व करना होता है, हमने दो समझा दिए ऐसे, इस तरह से आप तीसरा खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, तो सी क्या है भाई, सी क्या है, सी में क्या प्रूव करना है, मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। चलिए, तो इसका भी एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं।
चलो तो इसके लिए अगेन पहले इक्वालिटी नहीं, पहले लेस देन कंडीशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इक्वालिटी का प्रूफ देते हैं। तो पहले लेस देन कंडीशन, मेरे लिए बोल्ड फॉन्ट में लिखना पॉसिबल तो मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊंगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज लेस देन मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। ठीक है, चलो तो पहले एलएचएस लो। तो भैया हम लिए पहले एलएचएस। अच्छा, एलएचएस लेने से पहले बाई आइडेंटिटी अज्यूम करना पड़ेगा ना भाई, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। तो चलिए ए वेक्टर में लेता हूं 3i कैप प्लस 2j कैप, एंड बी वेक्टर में यहां पे लेता हूं 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या आता है आंसर ये वाले केस में। तो लेट्स टेक एलएचएस फर्स्ट। तो एलएचएस अगर हम यहां पे देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली लिखाओ, a माइनस बी होगा, 3 में से 2 निकल जाएंगे तो i कैप बचेगा, और 2 में से एक j निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये भी प्लस j कैप बचेगा, है ना। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन आएगी। ठीक है, 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, और 2 को अंडर रूट 2 को हम बोलेंगे 1.42। तो ये आई वैल्यू हमारे पास एलएचएस की। चलो उसी तरीके से आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। तो भैया आरएचएस क्या निकलेगा, आरएचएस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है। ठीक है, तो ले लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, तो अंडर रूट में ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। अंडर रूट बी, अंडर रूट में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। तो चलिए इसको देखते हैं, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 5 करते हैं। आइए कैलसी के पास वापिस, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 5, ये हो जाएगा 5.84, ये आंसर आएगा 5.84। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया 5.84। तो आप खुद ही देख सकते हो भाई, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे आरएचएस एलएचएस से ज्यादा है और कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। एलएचएस इज ऑलवेज लेस देन आर, ऑलवेज नहीं बोल सकते, एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जिसमें इक्वालिटी भी आएगी। ठीक है, तो ये प्रूव करना था, हमने कर लिया। चलिए अभी उसी में केस नंबर 2 को देखते हैं, उसी में केस नंबर 2 पार्टीशन वगैरह कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया पार्टीशन, और इसी में केस नंबर 2 अब इक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए एग्जाम्पल कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा इसके लिए भी, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाले केस में नंबर 2 अभी हम प्रूव करना चाहते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक एजम्पशन लेता हूं। क्या एजम्पशन लेता हूं, चलिए देखते हैं। तो मान लो कि मैंने यहां पे एक वेक्टर लिया है, लेट्स से 3i कैप प्लस 2j कैप, और मैंने एक बी वेक्टर लिया है, लेट्स से ये होगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप, मतलब कि इसका ही अपोजिट वेक्टर है ना, इसका ही अपोजिट वेक्टर। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं, एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में क्या है भाई, ए वेक्टर, अच्छा एक सेकंड, ये नहीं ले सकेंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, मैंने गलती कर दी यहां पे। एक्चुअली मैंने क्या बोला था, कोलिनियर वेक्टर होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए कोलिनियर में भी अपोजिट डायरेक्शन वाले होने चाहिए। तो मैं इसको लेता हूं, ध्यान से देखना, 3i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर को मैं लेता हूं, ध्यान से देखना, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप। अब सही है,
कोलिनियर का अपोजिट हुआ, अब सही है, तो अब ये प्रूव हो जाएगा। तो लेट्स टेक एलएचएस फर्स्ट। तो पहले लेते हैं सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी करेंगे, लेकिन खुद ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, ये 5 आई कैप, और ये भी खुद नेगेटिव, बीच में नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो 3 माइनस माइनस 2, तो ये भी हो जाएगा प्लस 5 जे कैप। तो इसका अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालना, तो अंडर रूट में क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 50। और हमें पता है कि अंडर रूट 50 कितना आता है हमारे पास, हाँ आप समझ चुके हो, अंडर रूट 50 आता है 7.07, हमने आगे निकाला है ना ये, तो ये हो जाएगा 7.07। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एलएचएस। अभी आरएचएस के पास आते हैं। भैया आरएचएस क्या है, आरएचएस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, और यहां पे ये अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, भाई ये -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9 मतलब कि टोटल अंडर रूट 18, टोटल अंडर रूट 18 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 भी कितना होगा, 4 + 4 होगा 8, ठीक है। तो अभी यहां पे हमें करना है अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 8, भाई आंसर कितना आया, वो भी आया 7.07, मतलब कि ये सही है 7.07, ये इक्वालिटी आएगी, ये हो गया हमारा आरएचएस। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये प्रूव हो चुका है ना। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, जो सेंटेंस यहां पे लिखे थे ना, ये वाला सेंटेंस, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर दोज वेक्टर, दोज टू वेक्टर्स विच आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, सेम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो मतलब कि एक वेक्टर अगर ये डायरेक्शन में तो दूसरा एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल होगा, तो ही ये पॉसिबल होगा। तो वही सेंटेंस यहां पे रिपीट करेंगे, इट इज पॉसिबल only for two vectors which are in opposite direction। है ना, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए आखिरी, एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम निकल गया चलो आखिरी क्वेश्चन, इसका आखिरी पार्ट है पार्टीशन, और पार्टीशन को थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आखिरी डी, क्या प्रूफ देना है हमें, कौन सा रिजल्ट, a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। मॉड में मॉड ए माइनस मॉड बी, यही है ना, हाँ यही है, मॉड में मॉड ए माइनस मॉड बी, बरोबर है। चलिए तो इसमें भी अगेन दो पार्ट, पहले ग्रेटर देन कंडीशन को देखते हैं और फिर हम वो लेस देन वाली, सॉरी इक्वालिटी वाली कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रेटर देन वाली कंडीशन, तो मैं बोल्ड में नहीं लिखूंगा, इसीलिए मैं यहां पे वेक्टर सिंबल यूज कर रहा हूं, इज ग्रेटर देन मॉड में मॉड ए माइनस मॉड बी, ओ ऑटो सेव में चला जाएगा, हाँ मॉड बी वेक्टर, ठीक। चलिए देखते हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, लेट से कि मेरे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस j कैप।
चलिए तो पहले LHS देख लेते हैं। LHS में है मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, चलो a माइनस बी मतलब कि 3 माइनस 2 होगा आई कैप एंड 2 माइनस 1 होगा जे कैप, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप। चलिए बहुत ही अच्छा, ये आंसर हमारे पास आएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1.42, है ना। चलिए तो ये आया हमारे पास LHS। अभी RHS की भी बात कर लेते हैं। तो भैया RHS क्या निकल के आएगा, RHS में है मॉड ए माइनस मॉड बी। ठीक है, तो चलो इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, तो अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 ये हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 5। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। सो ये अंडर रूट में 13 माइनस अंडर रूट में 5, तो ये कुछ निकल के आया हमारे पास 1.37। ये वैल्यू आई हमारे पास 1.37। सो इट इज क्लियरली विजिबल, आप देख सकते हो कि हमने यहां पे प्रूव कर दिया है कि भाई LHS इज लेस देन RHS, सॉरी ग्रेटर देन RHS, है ना, लेस देन लिख लिया, ग्रेटर देन RHS। क्लियर है, तो ये हमने पहला रिजल्ट तो प्रूव कर लिया। अभी बारी आती है दूसरे रिजल्ट की, रिजल्ट नंबर 2। चलिए उसको भी प्रूव कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ जाओ पार्टीशन कर लेते हैं, कर तो लिया। अभी दूसरा पॉइंट मतलब कि दूसरा रिजल्ट, अभी इक्वालिटी कब आएगी वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमें प्रूव करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर। और बच्चों यहां पे हम ए वेक्टर को अज्यूम करेंगे लेट्स से 3i कैप प्लस 3j कैप, एंड बी वेक्टर को हम अज्यूम करेंगे i कैप प्लस j कैप। ठीक है, चलिए लेट्स टेक LHS देख लेते हैं। तो LHS क्या होगा हमारे लिए ये वाले केस में, तो मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा 3 माइनस 1 होगा 2, तो ये आएगा 2i कैप, 3 माइनस 1 होगा 2, तो ये आएगा प्लस 2j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकल के कितना आएगा, तो ये आएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 प्लस 4 मतलब कि ये आएगा अंडर रूट 8। और हमें पता है कि ये अंडर रूट 8 का वैल्यू आता है हमारे पास 2.83, है ना, तो ये आएगा 2.83। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये आई हमारी LHS की वैल्यू। अभी RHS के पास जाते हैं। भैया RHS में क्या है कि मैग्नीट्यूड के अंदर मैग्नीट्यूड A माइनस मैग्नीट्यूड B। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या निकल के आता है। तो मैग्नीट्यूड के अंदर अंडर रूट में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 2। चलिए इसको देखते हैं, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 2, तो बच्चों ये भी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.83, ये भी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.83। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूव कर दिया। सो यस LHS इक्वल टू RHS। ध्यान से देखोगे तो ये कैसे वेक्टर है, ध्यान से देखोगे तो ये कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो, यही 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 देखो, ये होगा 1,1, तो ये होगा 2,2,
तो ये होगा 3,3। देखते जाओ, ये 1 i कैप 1 j कैप वेक्टर, ये 2 i कैप 2 j कैप, ये 3 i कैप 3 j कैप, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर के लिए ये रिजल्ट सही है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे इट इज पॉसिबल ओनली फॉर कोलिनियर वेक्टर, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर कोलिनियर, ऑटोसेव में चला गया, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया डी रिजल्ट। तो हमने ये चारों रिजल्ट को एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट कब इक्वालिटी लगती है, कब नहीं लगती है। ठीक है, एक केस ऐसा होगा जिसमें इक्वालिटी लगेगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कोई केस में कोलिनियर के लिए ये सही है, कोई केस में वो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर के लिए ये सही है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है ना। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।